हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 20। और हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, मतलब अपन बेंजीन को बनाना सीखेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसान सा आज का लेक्चर रहने वाला है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड अपन चलते हैं और एनसीईआरटी का एक एक शब्द बिल्कुल अच्छे से अपन समझते हुए चलेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और ये सर मैंने हेडिंग डाल दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन का अपना लेक्चर नंबर 20 रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, यानी मैं बेंजीन को प्रिपेयर कैसे कर सकता हूँ। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो एनसीईआरटी बोलती है कि अगर तुझे बेंजीन को कॉमर्शियली लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है ना, तो तू कौन सा तरीका यूज कर सकता है, तो कहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकता है, तो कर सकता है फ्रॉम कोल तार। मतलब तेरे को अगर बेंजीन को कॉमर्शियल स्केल में प्रिपेयर करना है तो तू कहाँ से प्रिपेयर करेगा, कोल तार से प्रिपेयर करेगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या, अपना लैबोरेटरी प्रिपरेशन, मतलब तू लैब में बेंजीन को कैसे प्रिपेयर कर सकता है। तो अपन देखते हैं अपन लैबोरेटरी प्रिपरेशन, और यहाँ पर पहला तरीका अपना आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। कौन सा एल्काइन, इथाइन। ठीक है, इथाइन। तो ये मैंने इथाइन ले लिया, इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब इनके बीच में क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन वाली, जब मैं आपको एल्काइन टॉपिक पढ़ा रहा था उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ा रहा था, तो जो लास्ट वाली केमिकल प्रॉपर्टी उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी वो यही तो थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर तू इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लेता है और इसको कहाँ पास करता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करता है एट 873 केल्विन टेम्परेचर में, तो तेरा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तेरा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर तूने 3 मॉलिक्यूल ही क्यों लिए इथाइन के, 3 मॉलिक्यूल ही क्यों लिए इथाइन के, क्योंकि देख बेंजीन के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और ये जो तूने इथाइन लिया ना, इथाइन के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 को तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो तेरा कितना आएगा, 6 आएगा ना। इसलिए तेरे को इथाइन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है ना, क्योंकि देख ये जो तेरे पास इथाइन है ये कैसा है सर, एलिफैटिक है। एलिफैटिक मतलब ये ओपन, मतलब ये रिंग नहीं है, मतलब ये बिल्कुल चेन वाला है ना, चेन वाला है, मतलब इसमें रिंग नहीं बनी थी। मतलब जो तेरा प्रोडक्ट बना है वो क्या, तेरा एरोमेटिक है, वो तेरा क्या, एरोमेटिक है। मतलब तूने एलिफैटिक से एरोमेटिक बना दिया, तूने एलिफैटिक से एरोमेटिक बना दिया, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो तेरी रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं अपन, जिससे अपन बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आती है अपनी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डी का मतलब होता है हटाओ और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, डी का मतलब हटाओ, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तूने क्या करना है, हटाना है। ठीक है, यहाँ पर तेरे को पता है रिएजेंट क्या यूज किया जाता है, NaOH NCaO यूज किया जाता है एट 3:1, या फिर अपन यहाँ पर हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था, ऐसे देख, जैसे अपने पास ये है CH3COOH, ये अपने पास एसिड है। रिएक्टेंट क्या होता था, अपने पास एसिड होता था। ठीक है, और आगे रिएजेंट क्या होते थे सर, NaOH प्लस CaO, ये अपने रिएजेंट होते थे। तो हमको क्या करना होता था, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना था। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं हटा दूंगा तो सिर्फ क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, मेरे पास CH4 बन जाता था, मेरे पास एल्केन बन जाता था। क्या बन जाता था, एल्केन बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या यूज करते थे अपन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ पर देख क्या यूज कर रहे हैं अपन, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये अपना क्या है, बेंजीन है, बेंजीन। तो ये अपना क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर अपन क्या यूज करते हैं, इसका सोडियम साल्ट यूज करते हैं। तो H की जगह में क्या है, यहाँ पर Na है, H की जगह में क्या सर, यहाँ पर Na है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट, ठीक है सर, ये रिएक्टेंट अपना
ये क्या है अपना सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। सामने पे जो रिएजेंट है वो तो वही रिएजेंट है जो डिकार्बोक्सिलेशन में होते हैं, NaOH, ठीक है। कितने रेशियो में होते हैं सर? ये 3:1 में होते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना होता है सर? CO2 को हटाना होता है, ठीक है। तो ये तो सर ऐसा बन गया, ये तो सर ऐसा बन गया, ये तो सर ऐसा बन गया, ठीक है। ये तो बेंजीन बना ही नहीं सर। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं। आपने बोला था कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होता है। आंसर तेरा आ जाएगा, ठीक है। पर वो जो मैंने तेरे को बताया था ना, वो मैंने तेरे को ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं बताया था, वो मैंने तेरे को ऐसे वाले कंपाउंड्स में बताया था जैसे मैंने तेरे को अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल करवाया, जैसे CH3, CH2, COOH। ये जब मैंने तेरे को बताया था, जब तेरे पास जो रिएक्टेंट था ना वो क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। पर यहाँ पर जो तेरा रिएक्टेंट है वो क्या है? साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का क्या यहाँ पर? सोडियम साल्ट है। तो तूने यहाँ पर इतना ध्यान रखना है ना, तूने यहाँ पर इतना ध्यान रखना है ना कि जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट ये भी बनता है अपना, क्या बनता है? Na2CO3। Na2CO3 भी तेरा एक प्रोडक्ट बनता है। तो देख Na2CO3 अगर तेरा बनता होगा ना, तो देख Na और Na, तो Na2 तो खत्म हो गया, ठीक है सर। और CO3 हटाना है मुझे अब। तो देख CO2 तो हो गया, तो एक और ऑक्सीजन तेरे को हटाना है, तो ये तूने एक और ऑक्सीजन हटा दिया, तो सिर्फ तेरे पास क्या बचा? H बचा। मतलब बेंजीन की खोपड़ी में तू क्या लगाएगा? H लगाएगा। और H को तू अगर लगाए और ना लगाए एक ही बात है, तो ये क्या बना दिया तूने? बेंजीन बना दिया। मतलब तेरे को इतना ध्यान रखना है कि तेरा Na2CO3 भी बनेगा। तो Na2CO3 को तूने अगर लगा दिया, उसमें से सिर्फ अब क्या बचा? H बचा। तो H को तूने बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया। ये तेरा क्या बन गया सर? ये क्या बन गया? तेरा बेंजीन बन गया। या फिर तू इसको ऐसा भी कर सकता है, या फिर तू इसको ऐसा भी कर सकता है। देख, तू इसको ऐसा भी कर सकता है। ये तेरे पास रिएक्टेंट क्या है सर? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। तूने क्या करना है ना, इसको तू ऐसे कंसीडर कर सकता है, ये जो तेरा Na था ना, उसको तूने यहाँ पर H ही रख दिया, उसको तू H ही मान के चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? तेरी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर तूने क्या करना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होता है। तो तूने इसको हटा दिया, तो देख क्या बन गया तेरा? क्या बन गया? देख तेरा तेरा क्या बन गया? बेंजीन बन गया। समझ में आ गई बात? तो तेरा जो ये साल्ट होगा, सोडियम साल्ट होगा, उस सोडियम को हटा के तू वहाँ पर H रख सकता है, उसको तू कहीं ना कहीं अपना क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर कर सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर कर सकता है। तो ये तेरा बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, NCERT का ये पूरा। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं, जिससे अपन बेंजीन को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है सर? रिडक्शन ऑफ फिनॉल। आज के बाद अपना लड़का जानता है कि फिनॉल के रिडक्शन से क्या बनने वाला है? बेंजीन बनने वाला है। तो देख कैसे बनता है। ये अपना क्या है सर? फिनॉल है। ये अपना क्या सर? फिनॉल है। बेंजीन को पकड़ा, बेंजीन की खोपड़ी में जब OH लग जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन होगा? फिनॉल होगा। और फिनॉल का तूने क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जिंक होता है ना, जो जिंक जिंक डस्ट है वो किसकी तरह काम करती है? रिडक्शन की तरह काम करती है। वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ठीक है। और मैंने आपको रिडक्शन करना सिखाया था। कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ते हैं और इस बॉन्ड को तोड़ते हैं अपन कहीं से? हाइड्रोजन से। अगर आप सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस में देख रहे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको जब ऑक्सीडेशन पढ़ाया था तो उसके साथ साथ मैंने आपको रिडक्शन का टॉपिक भी पढ़ाया था, और मैंने आपको रिडक्शन करना सिखाया था। कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तोड़ते हैं अपन, ठीक है, उस बॉन्ड को तोड़ते हैं। और काई से तोड़ते हैं? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से अपन तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या? फिनॉल है। और फिनॉल का मुझे क्या कराना है सर? रिडक्शन कराना है। तो ये मेरे पास फिनॉल है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH। अब देख, ये अपना कार्बन है और ये इधर क्या? ऑक्सीजन है। और तो ये अपने को मिल गया ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है भाई, ठीक है। तो अपन इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, और कई से तोड़ते हैं सर? H और H से तोड़ते हैं। तो देखिए ये पानी निकल गया और बह गया, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर लग गया। तो ये तेरा क्या बन गया सर? बेंजीन बन गया। तो देख कितना सिंपल है यार, रिडक्शन करना तेरे को आता है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तेरे को पता है सर फिनॉल है, फिनॉल का रिडक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। और कौन करता है फिनॉल का रिडक्शन? जिंक डस्ट करता है, ध्यान रखना। जिंक डस्ट करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा सर? क्या बन जाएगा यहाँ पर? तेरा बेंजीन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल कंसेप्ट तेरे बिल्कुल क्लियर है। तुझे ऑक्सीडेशन करना आता है, तुझे रिडक्शन करना आता है, तुझे बहुत चीज़ें मैंने सिखा दी है। और जब तक तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगी ना, तो बिल्कुल महारत हासिल कर देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और NCERT का एक एक शब्द अपन पकड़ के चल रहे हैं। और पूरा जो तेरा क्वेश्चन पेपर नीट 2025 में आएगा वो पूरा NCERT से ही डिट्टो आने वाला है भाई। क्योंकि पिछले पूरे 10 साल के पेपर उठा के देख ले, एक भी क्वेश्चन तुझे NCERT से बाहर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिलने वाला,
ठीक है, तो सारा पेपर यहीं से आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने बताया सबसे पहला तरीका जो एनसीईआरटी ने बता रखा है बेंजीन को बनाने के लिए, वो क्या अपना साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। दूसरा तरीका है सर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, और यहाँ पर अपन कौन सा एरोमेटिक एसिड लेते थे, यहाँ पर अपन लेते हैं सर सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट लेते हैं। फिर अपन मैंने आपको बताया जो फिनॉल है, फिनॉल का तो अगर रिडक्शन करेगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता है, यहाँ पर जिंक डस्ट यूज करता है, तो तेरा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ये 3 एनसीईआरटी ने दे रखे हैं अपन कैसे बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। बाकी अगर तेरे को कॉमर्शियल प्रिपरेशन करना है बेंजीन का तो तू क्या यूज करने वाला है, कोल तार यूज करने वाला है। तो देख यहाँ पर ये एनसीईआरटी का दे रखा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, यस सर। फिर दे रखा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, ठीक है। फिर दे रखा था अपना रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करते हैं सर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो देख एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन की, ये अपना बेंजीन है, ये अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, यस सर बेंजीन। तो बेंजीन के पास देख या फिर तेरे को सी सिंगल बॉन्ड सी दिख रहे हैं, या फिर तेरे को सी डबल बॉन्ड सी दिख रहे हैं, या फिर तेरे को सी सिंगल बॉन्ड एच दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एच भी तो लगे होंगे। तो 3 टाइप के बॉन्ड तेरे को इसमें दिख रहे हैं। तो देख यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं तो नॉन पोलर होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि जो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा ना, वो क्या होने वाला है, नॉन पोलर होने वाला है। ये तो मैंने आपको एल्केन पढ़ा दिया, एल्कीन पढ़ा दिया, एल्काइन पढ़ा दिया, तीनों बार मैं आपको ये चीज़ सेम टू सेम बता रहा था पहले से, तो आपको ये कुछ नया नहीं लग रहा होगा, पुरानी बात है भाई। तो कहीं ना कहीं जो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वो भी कैसे मॉलिक्यूल हो गए सर, वो भी अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो अगर ये अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना भाई, अगर ये तेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट लगा कि जो तेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो किस में सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तेरे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन एनसीईआरटी बताता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। तेरा बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तेरे ईथर भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बस इतना तेरे को ध्यान रखना है कि हालांकि चूंकि तेरा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ वो तेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो किस में सॉल्युबल होगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही तो सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो मतलब वो पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, नॉन सॉल्युबल होगा। नॉन सॉल्युबल को अपन क्या बोलते हैं, इमिसिबल, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है, जनरली वाटर होता है। तो मतलब जो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये वाटर में इमिसिबल है, ये वाटर में घुल नहीं सकता। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये बात मैंने आपको एल्केन में भी बताई, एल्कीन में भी बताई, और एल्काइन में भी ये सेम कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। बाकी जो अपना बेंजीन होता है ना C6H6, ये अपने को पता है बेंजीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो बेंजीन होता है वो कुछ कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर बात किसकी आएगी, सॉल्वेंट की आएगी ना। तो बेंजीन अपना क्या सॉल्वेंट है, और मैंने आपको कितनी बार बता दिया बेंजीन अपना कैसा सॉल्वेंट होता है सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बेंजीन यूज किया जाता है क्योंकि ये लिक्विड है भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो यूजुअली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं है भाई, उसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। बाकी ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन भी तेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या, यस सर, बेंजीन मेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन तेरा लिक्विड है क्या, यस सर। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लिक्विड हो सकते हैं क्या, यस सर, वो लिक्विड हो सकते हैं, पर वो सॉलिड भी हो सकते हैं। अगर तू कहीं ना कहीं हायर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करे जिनमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा है, ऐसे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो किस फॉर्म में होते हैं भाई, वो तेरे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो आज के बाद तेरे को पता है सर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं जैसे कि अपना बेंजीन, और वो कहीं ना कहीं तेरे सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे कि हायर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेप्थलीन, नेप्थलीन मतलब सर ये बेंजीन है, ठीक है, और ये बेंजीन है, दोनों को मैंने क्या किया, चिपका दिया, दोनों को मैंने क्या किया, फ्यूज कर दिया, तो वो तेरा क्या हो जाता है, नेप्थलीन बन जाता है। नेप्थलीन, ये देख दो बेंजीन को चिपका दे, क्या बन जाएगा तेरा, नेप्थलीन बन जाएगा, ठीक है। और नेप्थलीन बॉल्स जानता है क्या, नेप्थलीन बॉल्स जानता है क्या, इनको कपूर, कपूर बोलते हैं अपन, कपूर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये देख, ये तूने देखे होंगे, ये जो बॉल्स होती हैं जब तू टॉयलेट में सुसु करने जाता है तो वहां पर रखी रहती है ना,
ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से खुशबू आती होगी सर, यहाँ से खुशबू आती होगी, तभी तो वहाँ पर रखे हुए हैं, वो टॉयलेट में डाले रहते हैं ताकि वहाँ पर जो टॉयलेट की बदबू है वो ना आए। ठीक है, तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि जो ये नेप्थलीन बॉल्स हैं, यानी जो ये अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कहीं ना कहीं प्लीजेंट स्मेल देने वाले हैं क्या, ये बिल्कुल एक स्वीट स्मेल देने वाले हैं क्या? यस सर। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी जो एरोमा होती है, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, वो कैसे होती है सर? स्वीट होती है, प्लीजेंट होती है सर। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं नेप्थलीन बॉल्स की। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स को मैं टॉयलेट में डाल रखा है, मैंने क्यों डाल रखा है? क्योंकि इसकी यूनिक प्लीजेंट स्मेल होती है, कैसी स्वीट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, बाकी अपन इनको कपड़ों में भी डालते हैं, कपड़ों में भी डालते हैं कपूर की गोली को, मतलब नेप्थलीन बॉल्स को कपड़ों में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो मॉथ आते हैं ना उनको भगाता है ये, ताकि वो जो मॉथ है वो कपड़ों को खावा ना जाए, इसलिए अपन कपूर की गोली डाल देते हैं ताकि मॉथ इससे दूर रहे। ठीक है सर, ये अपना पैकेट है नेप्थलीन बॉल्स का, तो ये आपने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी अब हम लास्ट आखिरी लाइन देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी में दे रखा था, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नीट में पूछा गया था सर, जो बेंजीन होते हैं ना, जो बेंजीन होते हैं वो बर्न करता है विद सूटी फ्लेम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद सूटी फ्लेम, तो उसका आंसर आ गया था अपना बेंजीन। क्या? बेंजीन आ गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है सर, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, जो अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तो बेंजीन भी तो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है सर। तो जो अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो कैसे बर्न करते हैं? वो बर्न करते हैं सूटी फ्लेम के साथ। सर सूटी फ्लेम क्या हुआ? सूटी फ्लेम होता है येलो फ्लेम, ठीक है, डेट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक, येलो फ्लेम डेट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक। ठीक है, अब ध्यान से देख, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जैसे तू देख एल्केन की बात करे, एल्केन की बात करे तो एल्केन, कोई 2 कार्बन का एल्केन ले ले, 2 कार्बन का एल्केन ले ले, यस सर, तो इधर वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 लिख दिया, इधर भी तूने H3 लिख दिया, ये तेरा हो गया C2H6। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं सर? कार्बन तो 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन तो इसमें 6 हैं, मतलब हाइड्रोजन का कंटेंट कार्बन के कंटेंट से तो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अब एल्कीन की बात करें, एल्कीन की बात करें तो 2 कार्बन का एल्कीन बना ले। ठीक है, यहाँ तूने H2 रखा, यहाँ तूने H2 रखा, तो कार्बन कितने हैं सर? 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4 हैं। यहाँ पर भी तू देख, जो तेरा हाइड्रोजन का कंटेंट है वो कार्बन के कंटेंट से क्या है? ज्यादा है सर। अब तू एल्काइन की बात करे, एल्काइन में देख 2 कार्बन का एल्काइन ले ले, ठीक है सर, यहाँ पर H, यहाँ पर H, कार्बन कितने हैं सर? कार्बन कितने हैं सर? 2 हैं, और हाइड्रोजन भी तेरे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर भी तू देख ले, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। पर जब तू 3 कार्बन का लेगा ना एल्काइन, 3 कार्बन का एल्काइन लेगा, तो ये यहाँ पर H3 आ गया, यहाँ पर ये H आ गया, तो यहाँ पर कार्बन कितने सर? तेरे 3 है, और हाइड्रोजन तेरे कितने हो गए सर? 4 हो गए। तो यहाँ पर देख एल्काइन में भी कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन का कंटेंट है। ठीक है, पर तू बेंजीन की अगर बात करे ना, जब तू बेंजीन की बात करे, यानी तू एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करे, तो उसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो यहाँ पर देख तेरा कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा हो गया, यहाँ पर देख तेरा कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा हो गया। तो कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण जब अपन इसको जलाते हैं ना, तो बहुत कुछ कार्बन के टुकड़े होते हैं जो अच्छे से जल नहीं पाते, इसलिए वो कैसी फ्लेम के साथ निकलते हैं? सूटी फ्लेम के साथ निकलते हैं, और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक स्मोक। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अगर तुमको बोले कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ क्यों बर्न करते हैं, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर जो कंबशन हुआ है, यहाँ पर जो जले हैं ना, वो पूरे कंप्लीटली नहीं जले, वो इनकम्प्लीट जले हैं सर। यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, यहाँ पर इनकम्प्लीट जले हैं वो, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का कंटेंट, यहाँ पर कार्बन का कंटेंट क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण, कार्बन कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। इस चक्कर में जो अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे बेंजीन, वो कैसा जलते हैं? सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। ये अपना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बेंजीन को प्रिपेयर करने के मेथड आपको बता दिए। आपको मैंने कॉमर्शियल प्रिपरेशन बताया, आपको मैंने लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताया, फिर मैंने आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी कहीं ना कहीं बेंजीन की,
और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल छोटा सा जो टॉपिक था ये आपको तो आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई सी भी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी एनसीईआरटी का एक एक शब्द मैंने आपको पढ़ा दिया और बिल्कुल आपको भी समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट आपके मन में आज के लेक्चर के रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कहते हैं लोग सुनू सिर्फ मेरी मंजिल न गहरी, मानू न हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह, सच मेरी वानी मैं हुले की कार।